है। इससे पहले 3 हमने देख लिया है और ये 4 अगर पढ़ लेते हैं आप तो मैक्सिमम जो है आपके फैक्चुअल क्वेश्चन इसी से आ जाएंगे। ठीक है, तो यूपीपीसी 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसमें। अगर इसका अन्य जो पार्ट देखना चाहते हैं 1 2 3 तो वो मेरे चैनल पे ही है, आप प्लेलिस्ट बनी जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला है राष्ट्रीय प्रतीक या नेशनल एम्बलम क्या होते हैं। तो पहले राष्ट्रीय ध्वज है, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था इसको। ठीक है, पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार किया गया था। 24 तीलियां इसमें, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है इसमें कितना है, 3:2 है। बीच में नीला चक्र है जो कि अशोक के धर्म चक्र, धर्म, न्याय, प्रगति और गतिशीलता का प्रतीक है। ठीक है, अगला है नेशनल एंथम क्या है। तो 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो 22 जुलाई था नहीं, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया ये, और 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि से लिया गया इसको। पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। गायन जो थी 52 सेकंड का इसमें गायन होता है। पहली बार 1905 में तत्वबोधिनी पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था। तो 1905 में तत्वबोधिनी सभा में इसका पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, तो तत्वबोधिनी सभा में इसका प्रकाशन पहली बार 1905 में हुआ था। कप्तान आबिद अली द्वारा हिंदी में इसका अनुवाद किया गया था। तो पूछता है कि हिंदी में अनुवाद किसने किया था राष्ट्रीय गान का, तो कप्तान आबिद अली द्वारा इसको हिंदी में किया गया था। अगला है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के बारे में है। 24 जनवरी 2050 को इसको भी अपनाया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से लिया गया इसको। यह बंगाली और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसके पहली बार 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको गाया था, कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, राज्य चिन्ह हमारा अशोक स्तंभ है। 26 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया था। राष्ट्रीय कैलेंडर जो है 22 मार्च 1957 को इसको अपनाया गया। शक संपद पर आधारित है। पहला माह चैत्र व अंतिम फाल्गुन होता है। तो पहला माह चैत होता है और अंतिम जो है फाल्गुन होता है। तो चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादव, भाद्र या भादव, कुआर कार्तिक अगहन पूस मांग फागुन। तो फागुन वाले में ये फाल्गुन। ठीक है, 12 माह है। अगला अकबर के महत्वपूर्ण कार्य, तो दास प्रथा का अंत 1962। अकबर को हरमद दल से मुक्त किया 1562। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया 1563। जजिया कर समाप्त किया 1564। फतेहपुर सीकरी में की स्थापना की और राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी लाया 1571 में। 1575 में इबादत खाने की स्थापना की। इबादत खाने में सभी धर्मों के लिए खोल दिया 1578 में। मजहर की घोषणा 1579 में की। दीन इलाही की स्थापना 1582 में की। इलाही संबत की शुरुआत 1583 में की। राजधानी लाहौर स्थानांतरित की। राजधानी को लाहौर स्थानांतरित किया 1558 में, 1585 में, 58 में। ठीक है, अगला है पूर्वोत्तर राज्य की पहाड़ियां में क्या क्या है। तो नागालैंड में कौन सी, अरुणाचल प्रदेश में कौन सी पहाड़ी है, तो मीरी है, ओबोर है। तो मीरी, ओबोर, मिसमी, डाफला, ये जो है जनजाति है वहाँ पे, उन्हीं का नाम पे पड़ा है। फिर पटकाई बूम है। ठीक है, तो मीरी, ओबोर, मिसमी, डाफला, पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश। असम में मिकिर, उत्तरी रेगमा, बैराल पहाड़ी, बारैल पहाड़ी। ठीक है, तो मिकिर भी वहाँ की जनजाति है और रेमांग भी वहाँ की जनजाति है असम की। ठीक है, तो याद रखिएगा मिकिर, रेगमा, उत्तरी रेगमा और बारैल। नागालैंड में नागा की पहाड़ी है। मेघालय में गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है, 3 पहाड़ियाँ हैं। तो गारो खासी जयंतिया भी वहाँ के जनजाति का नाम है। अगला है मणिपुर में बराइल पहाड़ी जो है, मणिपुर में भी है। बराइल पहाड़ी असम में भी है और मणिपुर में भी है। मिजोरम में मिजो की पहाड़ी है, लुसाई की पहाड़ी है। एग्जाम में लुसाई पूछा था, लुसाई की पहाड़ी कहाँ है, मिजोरम में है, याद रखिएगा। प्रमुख शब्दावली क्या है, तो महाशिबा जो है लेखे और जोखे का ब्यौरा रखता था। मुतालिबा जो है सरकारी खजाने के दावे। मुकर्रर तलब, तो मुकर्रर तलब मतलब स्वीकृति देना। तलब मतलब वैतनिक दावे, जो तलब था वैतनिक दावे हैं। कबूलियत जो है स्वीकार्यता पत्र है। तस्सीक है, तस्सीक क्या है, राजस्व आकलन। तहसील है असल संग्रम। पट्टा है गांव अथवा व्यक्ति विशेष पर भू राजस्व मांग का निर्धारण संबंधी प्रपत्र जो है पट्टा कहलाता है। तो पट्टा क्या, गांव अथवा व्यक्ति विशेष पर भू राजस्व मांग निर्धारण संबंधी जो है प्रपत्र पट्टा होता है। भारत में आर्थिक नियोजन, तो प्लानिंग इकोनॉमी फॉर इंडिया। तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किसने लिखी, तो 1934 में विश्वेश्वरैया द्वारा लिखी गई थी। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया फॉर इंडिया, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया विश्वेश्वरैया जी ने 1934 में लिखी थी। इसमें सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन की चर्चा की गई थी। इसमें आर्थिक सुधार हेतु 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। राष्ट्रीय नियोजन समिति बनी थी 1938 में, सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठन किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय नियोजन समिति कब बनी थी, 1938। एग्जाम में पूछता है
कब बने? इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नेहरू जी थे। किसने बनाया था? तो जवाहर चंद्र बोस ने लगाया, सुभाष चंद्र बोस ने इसको बनाया था। तो राष्ट्रीय नियोजन समिति 1938 सुभाष चंद्र बोस ने बनाया। प्रथम अध्यक्ष जो है नेहरू जी थे। अगला बॉम्बे प्लान, तो 1944 में लाया गया। बम्बई के 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान 1944 में आया। इसके सूत्रधार आरदेशिर दलाल थे। आरदेशिर दलाल। इनमें 15 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना इसमें लक्ष्य रखा गया था। इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय आय को 3 गुना करने का भी लक्ष्य रखा गया था। नियोजन एवं विकास विभाग, उसकी स्थापना 1944 में नियोजन और विकास विभाग की स्थापना की गई थी। 1944 में ही गांधीवादी योजना आई थी। तो इसको गांधीवादी योजना 1944 में श्री नारायण अग्रवाल द्वारा आई थी। तो इंपॉर्टेंट है, श्री नारायण अग्रवाल को पूछता है गांधीवादी योजना किसने लिखी थी? तो श्री नारायण अग्रवाल ने लिखी थी। इसमें क्या था कि गांधी जी वाला विकेंद्रीकृत आर्थिक मॉडल पर बल दिया कि मतलब कि शक्तियों का बंटवारा करिए, लोकल गवर्नेंस, हथकरघा, सब चीज़ों पर फोकस करिए। जो छोटी छोटी गांव हैं उनमें छोटे छोटे जो हथकरघे का आप क्लस्टर बनवाइए, उद्योग लगाइए, इस तरह की बात करता था। कुटीर उद्योग पर बल देते थे। तो कुटीर उद्योगों पर विकास पर बल दिया इन्होंने। अगला है पीपुल्स प्लान। तो पीपुल्स प्लान 1945 में आया और एम एन रॉय द्वारा, जो कि एक साम्यवादी नेता थे एम एन रॉय, उनके द्वारा आया था। पीपुल्स प्लान 10 वर्ष की अवधि हेतु था। ये कृषि पर सर्वाधिक ध्यान दिए थे एम एन रॉय ने। मूल विशेषता, समस्त कृषि व उत्पादन का राष्ट्रीयकरण करना। तो कृषि और उत्पादन का राष्ट्रीयकरण इनका मूल्य जो है विशेषता थी। अगला है सूर्योदय योजना। सूर्योदय योजना 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा, जेपी जो है जयप्रकाश नारायण द्वारा चालू किया गया था। इसमें कृषि, लघु एवं कुटीर उद्योगों पर जोर दिया गया था। सर्वोदय योजना किसने प्रारंभ की थी? तो 1950 में जेपी जयप्रकाश नारायण जी ने इसको चालू किया था। कृषि, लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों पर भी इसका ध्यान देने की बात की गई थी इसमें। योजना आयोग 15 मार्च 1950 को स्थापना हुई। 15 मार्च में स्थापना हुई 1950। मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर, केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर योजना आयोग का गठन हुआ था। अध्यक्ष इसके पीएम तथा भारत में पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना इसका कार्य था योजना आयोग का। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। ठीक है, तो 1950 में योजना आयोग बनी थी और एनडीसी बनी थी 6 अगस्त 1952 को। योजना आयोग की सिफारिश पर यह बना था। पीएम इसके अध्यक्ष हैं। संविधानेतर निकाय है। नियोजन के लिए सर्वोच्च संस्था है। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद। 6 अगस्त 1952 को स्थापना हुई। योजना आयोग की सिफारिश पर पीएम द्वारा अध्यक्षता की गई। इसमें संविधानेतर निकाय है। ये नियोजन के लिए सर्वोच्च संस्था जो है राष्ट्रीय विकास परिषद है। योजना आयोग का सचिव जो है एनडीसी का भी सचिव होता है। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का जो सदस्य होता है, योजना आयोग का जो सचिव था वही होता है। कार्य है योजनाओं को अंतिम रूप से अनुमोदित करना, समय समय पर योजनाओं का मूल्यांकन करना इसका काम था एनडीसी का। अगला बेरोजगारी के प्रकार, टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो घर्षण बेरोजगारी क्या होती है? तो एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार के मिलने के बीच की अवधि को कहते हैं घर्षण रोजगारी। कैसे? तकनीकी परिवर्तन आदि के कारण जनित बेरोजगारी, जैसे कि छटनी, इस घर्षण बेरोजगारी का भाग है। इसे खोज या स्वैच्छिक बेरोजगारी माना जाता है। यह विकसित देशों में पाई जाती है। तो विकसित देशों में जो है आपको फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट या घर्षणात्मक बेरोजगारी पाई जाएगी, जिसमें जब आदमी जब अपनी जॉब से स्विच करता है, एक जॉब को छोड़कर दूसरे जॉब को ढूंढता है, तो जो बीच का समय होता है उसी को घर्षण का समय कहते हैं, घर्षण बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, या फिर तकनीकी परिवर्तन आदि के कारण जो है जनित बेरोजगारी, जैसे छंटनी उटनी, इसमें आता है। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है? तो कौशल के अभाव में, कौशल के अभाव में, कौशल मूलभूत संरचना, ठीक, व्यवसायिक शिक्षा या शिक्षा का अभाव, तो ये सब जो है संरचनात्मक बेरोजगारी के पार्ट हैं। तो भारत में सर्वाधिक पाई जाती है, क्योंकि लोगों के पास कौशल ही नहीं है। कौशल है तो स्किल नहीं है, अरे मूलभूत संरचना नहीं है, फिर व्यवसायिक शिक्षा अगर सही से नहीं प्राप्त हो तब भी दिक्कत होती है। और इसको संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं, जिसमें कौशल के अभाव कारण जनित बेरोजगारी, पढ़ाई के अभाव में जनित बेरोजगारी, ये सब संरचनात्मक बेरोजगारी में आती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी क्या है? तो जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हों, तो इसमें व्यक्ति की सीमांत उत्पादन शून्य हो जाता है। इसमें व्यक्ति का सीमांत उत्पादन शून्य हो जाता है। यह विशेषकर कृषि असंगठित क्षेत्र में पाई जाती है। जैसे कि अगर आप 1 बीघा खेत है आपका, अगर आपके पिताजी काम करते हैं इसमें, तब 2 कुंटल गेहूं का उत्पादन होता है। अगर कोई और आके इसमें, एक लोग और जुड़ गए, जैसे आप जुड़ गए इसमें,
तो पिताजी और आप मिलकर भी 2 कुंटल ही अगर उत्पादन करते हैं, 2 कुंटल का गेहूं का ही उत्पादन होता है, तो आपका जो है सीमांत उत्पादकता कितनी है? पहले भी 2 कुंटल था और आज भी 2 कुंटल है। सीमांत सीमांत उत्पादकता कितनी है? तो शून्य हो गई आपकी, सीमांत उत्पादकता शून्य हो गई। तो इसको कहते हैं सीमांत शून्य उत्पादकता। इसको कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, घर्षण बेरोजगारी, छुपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं इसको। तो यही इसीलिए कहते हैं क्योंकि पता नहीं चलेगा कि बेरोजगार हैं आप। क्योंकि तो अगर आप पिताजी अगर गेहूँ अगर 1 बीघे खेत में गेहूँ उगाते थे तो 2 कुंटल होता था, और आप भी जुड़ के उसी 1 बीघे में खेती करने लगे, तब भी उत्पादन 2 कुंटल ही है। तो आपका जो नेट जो है आपका देखा जाएगा कितना आपने एवरेज उत्पादन किया। तो आप जीरो जुड़ने के बाद भी आप कुछ बदल नहीं पाए, 2 कुंटल का 2 कुंटल ही रहा उसमें उत्पादन। तो आप जो है शून्य बेरोजगारी का शिकार हैं। शून्य आपकी उत्पादकता शून्य है, और आप छुपी हुई बेरोजगारी में जी रहे हैं, प्रचंड बेरोजगारी में जी रहे हैं। मौसमी बेरोजगारी क्या है? तो मौसम जनित बेरोजगारी विशेषकर कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। जब बारिश का मौसम होता है तब अच्छे से खेती की बाड़ी होती है, तो लोग लोग थोड़ा सा इन सब में कृषि में रुझान बढ़ता है। जैसे जैसे मौसम सही होने लगता है, आदमी फिर दूसरे कोई उसकी तलाश कर दूसरा किसी जॉब की तलाश करने लगता है। तो मौसम पर आधारित जो बेरोजगारी है उसे मौसम बेरोजगारी कहते हैं, मौसमी बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी क्या है भाई? तो स्फीति या मंदी के कारण जनित बेरोजगारी, भारत में इसके आंकड़े नगण्य हैं। ठीक है, स्फीति और मंदी के कारण जो जनित बेरोजगारी है, भारत में इसके आंकड़े नगण्य हैं, विशेषकर विकसित देशों में ये पाई जाती है। ठीक है, तो चक्रीय बेरोजगारी ये है। अगला नोट, भारत में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSO रोजगार और बेरोजगार से संबंधित आंकड़े संकलित करता है और प्रकाशित करता है। ठीक है, तो पूछेगा आपसे कि रोजगार और बेरोजगारी संबंधी आंकड़े कौन जारी करता है? तो NSO जारी करता है, भारत में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। देखते हैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में है। पार्ट 1 है पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, अवधि 1951 से 56 तक। हेराल्ड डोमर मॉडल, कृषि प्राथमिकता, 1552 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। ठीक है, इसी में दूसरा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सेकेंड 5 ईयर प्लान, 1956 से 1961 में। PC मालनोबिस मॉडल आधारित था, भारी उद्योग पर बल दिया, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला। दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला। BDR जो है बड़े जो उद्योग हैं, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला का जो भारी उद्योग है स्थापित हुई थी इसी में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। तृतीय पंचवर्षीय योजना जॉन सैडी व सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी, 1961 से 1966 में चली थी। कृषि उद्योग दोनों पर बल दिया था इसमें, कृषि व उद्योग दोनों पर बल दिया गया था। बोकारो की स्थापना हुई थी समय, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी। इस योजना के दौरान कृषि में नकारात्मक वृद्धि हुई थी। पूछता है कब कृषि में नकारात्मक वृद्धि हुई थी? तो थर्ड 5 ईयर प्लान में हुआ था। अगला चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1996 से लेकर 1974 तक रहा। तो गडगिल मॉडल पर आधारित थी, गडगिल मॉडल पर आधारित थी। गडगिल, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति व स्थिरता के साथ आर्थिक विकास पर बल दिया गया, और कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही इसमें। विकास केंद्र उपागम की शुरुआत इसी में हुई। स्वसंपोषी विकास को अपनाया गया। 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था चतुर्थ मॉडल में। फोर्थ पंचवर्षीय योजना में 1969 से लेकर 1974 के बीच में 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था इसमें। पांचवी पंचवर्षीय योजना, तो अवधि उसकी 1974 से 1978 तक थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978, गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता और शून्य विदेशी सहायता। तो गरीबी उन्मूलन हो गया, आत्मनिर्भरता हो गया, और शून्य विदेशी सहायता इसमें थी। अगला न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1974 की शुरुआत हुई। तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम कब चालू हुई? तो 1974 में। 20 सूत्री कार्यक्रम कब हुआ? तो 1975 में। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 से 1978 में। अंत्योदय कार्यक्रम 1977 से 1978 में। इसके दौरान आपातकाल लागू किया गया था, 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त हो गई। तो पंचवर्षीय योजना में ही आपातकाल लागू हुआ था। ठीक, गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता और शून्य विदेशी सहायता इसमें लक्ष्य था। ठीक है, कई कार्यक्रम चालू हुए थे इसमें, जैसे न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, 20 सूत्री कार्यक्रम 1975। तो मिनिमम आवश्यकता कार्यक्रम चालू हुआ था 1974 में। 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 से 1978 में। अंत्योदय कार्यक्रम 1977 से 78 में शुरुआत की गई। इसी के दौरान आपातकाल लगाया गया था, और 1 साल पहले समाप्त कर दिया गया इसको। छठवीं पंचवर्षीय योजना, अवधि 1980 से 1985 तक। गरीबी उन्मूलन व रोजगार में वृद्धि पर बल दिया गया। 1980 में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत इस समय की गई थी। 1982 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की शुरुआत की गई। 1982 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बना 1982 में।
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980 में चालू हुआ। 7वीं पंचवर्षीय योजना 7 5 ईयर प्लान 1985 से 1990 के बीच में। भोजन, काम व उत्पादकता नारा था इसका। 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चला। 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। 1989 में जवाहर रोजगार योजना, तो इसी समय आया था, याद रखिएगा। जवाहर रोजगार योजना 1989 से में आया था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988, इंपॉर्टेंट है, तीनों पूछता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब चालू किया था? 1987 में। 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, 1989 में जवाहर रोजगार योजना कार्यक्रम। 8वीं पंचवर्षीय योजना में थी, तो 1992 से लेकर 1997 तक थी। मानव विकास पर बल दिया गया इसमें। 1993 में पीएम रोजगार योजना चालू हुई। पीएम रोजगार योजना चालू हुई। 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी। महिला ढोने की प्रथा की पूर्ण समाप्ति का लक्ष्य लिखा गया कि महिला ढोने की जो प्रथा है उसको पूर्ण समाप्ति किया जाए। ठीक है, याद रखिएगा। अगला 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक थी। सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ वृद्धि पर बल दिया गया इसमें। वित्तीय क्षेत्र को योजना के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया। वित्तीय क्षेत्र, महिला अंश योजना का प्रारंभ इसी समय हुआ था। महिला अंश योजना का प्रारंभ। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2002 से 2007 तक। गरीबी और रोजगारी को समाप्त करना, गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना लक्ष्य था। 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसमें 2007 से 2012 तक। तीव्रतम एवं समावेशी विकास पर बल दिया गया। तीव्रतम एवं समावेशी विकास। शिक्षा के लिए विषय वस्तु की थीम थी अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, और 8 नए आईआईटी इसमें स्थापित किए गए थे 2007 तक। 2012 तक 8 नए आईआईटी की स्थापना हुई। अगला 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक। तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास पर बल दिए बात की गई थी। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में 4% की वृद्धि का अनुमान था। सामाजिक सेवा में सर्वाधिक इसमें व्यय किया गया था। ठीक है, तो पहले ही खत्म हो गई थी, 2014 में ही खत्म हो गई थी योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना। अगला अशोक के तृतीय शिलालेख में उल्लेखित पदावधि। तो अशोक के तृतीय शिलालेख में उल्लेखित पदावधि में प्रादेशिक था, मंडल का प्रधान होता था, वर्तमान मंडलायुक्त के समान था। इसे न्यायिक कार्य भी करना होता था। तो जो प्रादेशिक था वो मंडल का प्रधान था, मंडलायुक्त के समान। जो वर्तमान मंडलायुक्त है उसी के समान ये था प्रादेशिक। इसे न्यायिक कार्य भी करने होते थे। राजुक तो वर्तमान में जिला अधिकारी के समान है। राजस्व और न्यायिक कार्य करता था राजुक। युक्ति, राजस्व वसूलने तथा उसका लेखाकरण जोखा रखने का काम। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्णयों को लिपिबद्ध करना तथा इन निर्णयों को मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत करना जो है युक्त या युक्ति का काम था। ठीक है, अगला है वरिष्ठता क्रम, ऊपर से नीचे की ओर। तो प्रादेशिक है, राजू का युक्ति है। अगला है वरिष्ठता क्रम, ऊपर से नीचे की ओर। तो प्रादेशिक है, राजू का युक्ति है। क्या है प्रमुख शब्दावली में? अगर हम देखें तो ये लिखा है तबीब, चिकित्सक था। वक्कावल, अन्न धान्य अधिकारी वक्कावल था। कुलकर्णी ग्राम लेखाकार था। इजारादार सार्वजनिक राजस्व के किसी मद का किसान था। ठीक है, इजारादार तो सार्वजनिक राजस्व के किसी मद का किसान था। बलूतेदार सेवादार लोग थे। बलूतेदार जो थे सेवादार लोग थे। किरोरी राजस्व अधिकारी था। पैबाकी भूमि थी, पैबाकी जो भूमि का प्रकार था एक। इजरा जो था राजस्व कृषि की एक व्यवस्था थी, इजरा। जरीब था भूमि माप यंत्र। भावोली भू राजस्व निर्धारक की प्रणाली थी। भावोली भू राजस्व निर्धारण की प्रणाली थी। अगला कृषि एवं मूल्य लागत आयोग, CACP के बारे में बताना है। तो 1965 में स्थापना हुई थी कृषि मूल्य आयोग के नाम से। 1985 में इसका नाम कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP रख दिया गया। हेडक्वार्टर दिल्ली में। कृषकों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य था। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस सुनिश्चित करता है। इसके द्वारा 23 फसलों हेतु MSP की सिफारिश की जाती है। CACP द्वारा निम्न कीमतों का सुझाव दिया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP तो क्या है ये? तो वह कीमत जिसे कृषि उत्पादों को खरीदने हेतु तय किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि कृषक उत्पादों की कीमत MSP के नीचे नहीं जाएगी। यह किसानों के हित का संरक्षण करती है और कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण सुनिश्चित करती है। ये वसूली मूल्य या प्रोक्योरमेंट प्राइस, तो वह मूल्य जिस पर सरकार कृषि उत्पादों को खरीदती है उसको प्रोक्योरमेंट प्राइस कहते हैं। यह हमेशा MSP से अधिक होता है। MSP से अधिक होता है वसूली मूल्य। अगला है इशू प्राइस। इशू प्राइस वह मूल्य जिस पर FCI खाद्यान्न को बेचता है। तो FCI क्या स्टोर होता है पूरा, यहाँ से आता है। यहाँ से प्रोक्योरमेंट प्राइस पे वसूली की जाएगी, मतलब कि खरीदा जाएगा कृषि उत्पादों को, जो कि MSP से अधिक होता है। ठीक है,
अब क्या उसके बाद इसको एफसीआई में स्टोर करके रखा जाएगा, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में इसको रखा जाएगा, इसके गोदाम में। अब यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इसको। तो वो अमूल्य जिस पर एफसीआई खाद्यान्न को बेचती है, यह उपभोक्ता के हित का संरक्षण करता है। तो जो है अब इशू करेगा, मान लो कि 2 रुपये के जी गेहूँ है, 3 रुपये किलो दाल, 3 रुपये के जी चावल है, ठीक है, मोटा अनाज है 1 रुपये किलो। तो ये सब क्या है, ये इशू प्राइस, मतलब कि ये सब प्राइस पे जो खाद्यान्न बेचती है राज्य सरकारों को या किसी को एफसीआई, उसको इशू प्राइस कहते हैं। नोट है इसमें कि गन्ने हेतु उचित एवं लाभकारी मूल्य की घोषणा आर्थिक मामलों की कैबिनेट मंत्री द्वारा किया जाता है। तो उचित एवं लाभकारी मूल्य के जो है, उचित एवं लाभकारी मूल्य जो गन्ने हेतु जारी किया जाता है, इसकी घोषणा आर्थिक मामले की कैबिनेट मंत्री करती है। ऑपरेशन ग्रीन्स की स्थापना 2018 में हुई थी, 1900 नहीं। ऑपरेशन ग्रीन्स 2018 में प्रारंभ हुआ था। यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा संचालित है। पीएम संपदा योजना के तहत केंद्रीय योजना है। एक मूल्य निर्धारक योजना है। उद्देश्य टमाटर, प्याज, आलू, शीर्ष सब्जियों के संगठित विपणन पर ध्यान केंद्रित करना। प्रमुख वैदिक कालीन अधिकारी तो भागदूत राजस्व कर जमा करने वाला भागदूत था। छत्ता था। द्वारपाल संग्रहिता था। कोषाध्यक्ष वावाता प्रिय रानी थी। सूत रथ सेना का प्रमुख एवं राजकीय कवि था सूत। ब्रजपति चारागाह का प्रधान था। स्पर्श गुप्तचर था। उपस्थित एवं इम में राजा के व्यक्तिगत कर्मचारी थे। अगला है 1857 की क्रांति के संबंध में प्रांत है और क्रांतिकारी नेता कौन कौन थे। तो लखनऊ से बेगम हजरत महल, फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्लाह, कानपुर से नाना साहब, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बरेली से खान बहादुर खान, इलाहाबाद से लियाकत अली खान, बिहार से कुंवर सिंह थे, बिहार के जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे, याद रखिएगा। अगला है सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बारे में बताना है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में प्रारंभ हुआ। इसके जनक सुरेंद्र कुमार डे थे। जनक पूछे अगर तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जनक कौन है, तो सुरेंद्र कुमार डे थे। डे यूएसए की फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से इसको स्टेब्लिश किया गया था। सीडीपी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। राजकोषीय आयोग 1949 व ग्रो मोर फूड इंक्वायरी कमेटी 1952 की सिफारिश पर इसको राजकोषीय आयोग और ग्रे मोर फूड इक्वलिटी या इक्वायरी कमेटी के सिफारिश पर इसको बनाया गया था। उद्देश्य था कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए और क्रियान्वयन करने में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना, इसका उद्देश्य था। ठीक है। 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा प्रारंभ हुई। तो इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय प्रसार सेवा पूछता है कब प्रारंभ हुई, तो 1953 में। 1953 में राष्ट्रीय सेवा का प्रारंभ हो गया। 1957 में सीएससीपी की जांच हेतु बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। सीडीपी एंड राष्ट्रीय प्रसार योजना की जांच करने के लिए जो है बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया, जिसने त्रिस्तरीय सरकार बनाने की बात कही थी भारत में। अगला मुख्य आर्टिकल जो है भाग 3 में क्या है, भाग 3 में आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा है। आर्टिकल 13 जो है राज्य ऐसा कोई कानून एक्ट नहीं बना सकता जो मूल अधिकारों के हनन करे या न्यून करे। तो इसमें जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसमें नहीं आते। राज्य की परिभाषा में, राज्य जो लिखा है इसकी परिभाषा में ये नहीं आते। अगला मूल अधिकारों के अंतर्गत 6 प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं। विधि के समक्ष समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अस्पृश्यता का अंत, और क्या है बता रहे हैं, समानता का अधिकार है। आर्टिकल जो है 14 से प्रारंभ है। विधि के समक्ष समता, केवल धर्म, मूल जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव का अभाव, आर्टिकल 15A। नियुक्ति से संबंधित मामलों में अवसर की समानता, आर्टिकल 16। अस्पृश्यता का आर्टिकल 17 और उपाधियों का अंत, आर्टिकल 18। तो बस केवल ये जानना चाहता है मूल अधिकारों के बारे में कि किस किस अनुच्छेद में कौन सा मूल अधिकार है। अगला इसमें स्वतंत्रता का अधिकार। तो आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें वाक होना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में है। ठीक है। इसके 6 भाग है। अपराधों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण 20 में है। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 21 में है। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21(1) में है। कुछ मामलों में गिरफ्तारी व नजरबंदी के विरुद्ध संरक्षण जो है आर्टिकल 22 में है। ठीक है। तो जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 में। अपराधों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण जो है आर्टिकल 20 में है। और कुछ मामलों में गिरफ्तार व नजरबंदी के विरुद्ध संरक्षण आर्टिकल 22 में है। तो दोनों में अलग अलग याद रखिएगा, 20 और 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है, तो मानव तस्करी और किसी भी प्रकार के बलात् श्रम का विरोध। तो बलात् श्रम तो काम कराना और पैसा न देना, उसको अधिकार जो है 23 में है। कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध आर्टिकल 24 में है। धर्म की स्वतंत्रता का मामला जो है आर्टिकल 25 में है कि सभी लोग को धर्म मानने,
आचरण करने और उसका प्रचार करने का जो समान अधिकार प्राप्त होगा। धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार आर्टिकल 26 में है। किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता आर्टिकल 27 में है। कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होना आर्टिकल 28 में कहा गया है। कुछ जो है शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। अगला है कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, तो अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति, भाषा, लिपि को संरक्षित करने का अधिकार आर्टिकल 29 में है। ठीक है, अल्पसंख्यक अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि को संरक्षित कर सकते हैं। अल्पसंख्यकों को अपने स्वयं के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने, उनके प्रशासन करने का अधिकार जो है आर्टिकल 30 में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। आर्टिकल 32 को B.R. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया था। ठीक है, नोट है कि मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को निरस्त कर आर्टिकल 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया था। संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है? कानूनी अधिकार है और संवैधानिक अधिकार दोनों ही है। ठीक है, तो 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके उसको संविधान के 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, आर्टिकल 21A 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत स्थापित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। तो पूछे आपसे कि आर्टिकल 21 में 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत स्थापित किया गया और 1 अप्रैल 2010 से लागू, तो कब से लागू हुआ था? जो आर्टिकल 2A में क्या लिखा हुआ है? 21A में क्या है बताइए? शिक्षा का अधिकार है 21A में। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको स्थापित किया गया था और इसको लागू किया गया था जब हमारा राइट टू एजुकेशन आ गया था 2009 में, तो उसी में 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया था राइट टू एजुकेशन। ठीक है, शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत निजता के अधिकार को फंडामेंटल राइट संरक्षित किया गया। आर्टिकल 21 के अंतर्गत निजता के अधिकार को राइट टू प्राइवेसी बनाया गया और ये पुट्टा स्वामी बना भारत संघ केस था, इसी बाद में ऐसा किया गया। केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार कौन कौन से? तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार 15 है, 16 है, 19 है, 29 है, 30 है। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 ऐसे मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। ठीक है, भारत के जो नागरिक होंगे उनको प्राप्त है, नागरिक, भारतीय नागरिक। ठीक है, ये जो 4 15, 16, 19, 20, 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशी को प्राप्त नहीं है। मगर इसके अलावा जितने भी हमारे मूल अधिकार हैं वो सभी जो है भारतीय और विदेशी दोनों को ही प्राप्त हैं। ठीक है, अगला है बेरोजगारी के मापन की विधि। तो बेरोजगारी मापन की विधि में सबसे पहला है इसमें कि सामान्य स्थिति दर। तो यदि कोई व्यक्ति वर्ष के अधिकांश दिनों 183 दिन तक कार्य नहीं करता तो सामान्य स्थिति स्तर कहलाता है, बेरोजगारी की माप है। चालू साप्ताहिक स्तर, तो यदि कोई व्यक्ति सप्ताह में एक दिन में कम से कम 1 घंटे का भी कार्य करता तो चालू साप्ताहिक स्तर है उस व्यक्ति का। यदि कोई व्यक्ति सप्ताह में एक दिन में कम से कम 1 घंटे का भी कार्य नहीं करता तो उसको कहते हैं चालू साप्ताहिक स्तर की बेरोजगारी माप की विधि। चालू दैनिक स्तर, तो यदि कोई व्यक्ति एक दिन में 1 घंटे भी कार्य नहीं करता तो चालिक दैनिक स्तर की बात होती है। भारत में NSSO इन्हीं तीनों का प्रयोग करके बेरोजगारी मापन करता है। भारत में बेरोजगारी मापन चालू मासिक स्तर का प्रयोग नहीं करता। ठीक है, चालू मासिक स्तर का प्रयोग नहीं करता भारत में बेरोजगारी मापन का, चालू मासिक स्तर। ठीक है, चालू दैनिक स्तर, चालू साप्ताहिक स्तर और सामान्य स्थिति दर पे भारत में जो है माप होती है गरीबी की। तो NSSO जो है इन्हीं तीनों का प्रयोग करके बेरोजगारी का मापन करता है। भारत में बेरोजगारी मापन चालू मासिक स्तर पर नहीं किया जाता, इंपॉर्टेंट है याद रखिए, मासिक स्तर पर नहीं है, दैनिक है, सप्ताह है और स्थिर है। अगला आपातकाल के समय मौलिक अधिकार का निलंबन। तो आर्टिकल आपातकाल जो है राष्ट्रीय आपातकाल 352 में लिखा गया है। घोषणा के साथ आर्टिकल 19 स्वतः समाप्त हो जाएगा आर्टिकल 358 के तहत। ठीक है, घोषणा के साथ ही आर्टिकल 19 स्वतः समाप्त हो जाएगा। आर्टिकल 358 में बात कही गई है। आर्टिकल 20 और 21 कभी समाप्त नहीं होगा। 44वें संविधान संशोधन के तहत जो कहा गया कि आर्टिकल 20 और 21 कभी समाप्त नहीं होगा। बाकी मूल अधिकारों को राष्ट्रपति आर्टिकल 359 के तहत अध्यादेश लाकर निलंबित कर सकता है, तो अध्यादेश लाकर निलंबित किया जाता है बाकी जो अधिकार हैं। राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356, कोई भी मूल अधिकार स्वतः निलंबित नहीं होता। इसमें राष्ट्रपति अगर चाहेगा तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर अन्य को निलंबित कर सकता है। वित्तीय आपात आर्टिकल 360 है, मौलिक अधिकार का निलंबन नहीं होता इसमें। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों सहित सभी सरकारी अधिकारियों के वेतन में कटौती कर सकता है। भारत में कभी भी अभी तक जो है राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन के तहत प्रावधान किया गया कि आर्टिकल 19 को केवल तभी निलंबित किया जा सकता है जब राष्ट्रीय आपात युद्ध, बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाया गया हो, न कि सशस्त्र विद्रोह पे। और सशस्त्र विद्रोह पे हुआ है
तो आर्टिकल 19 जो है रद्द नहीं होगा। ठीक है, आर्टिकल 19 जो निलंबित नहीं किया जा सकता। यह युद्ध मामले में और बाह्य आक्रमण हुआ, युद्ध और बाह्य आक्रमण अगर हुआ है तभी जो है आर्टिकल 19 को निलंबित किया जा सकता है। अदरवाइज सशस्त्र विद्रोह के लिए सशस्त्र विद्रोह अगर हुआ है तो वहाँ पे आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित नहीं होता, निलंबित नहीं किया जाएगा। आपातकाल के समय मौलिक अधिकार का निलंबन जर्मनी से लिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जर्मनी से लिया गया है। राजनीतिक शब्दावलियाँ क्या हैं, पॉलिटिकल टर्म्स क्या हैं? संवैधानिक शासन व्यवस्था। संवैधानिक शासन व्यवस्था को कहते हैं संविधान द्वारा सब सीमित कर दिया जाता है। तो सीमित नियंत्रित शासन जो होता है उसको संवैधानिक शासन व्यवस्था कहते हैं, मतलब सीमित हो गया। जैसे हमारा मौलिक अधिकार है तो यहाँ पे राज्य सरकार को हमारे संविधान ने मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए कह दिया कि इसका उल्लंघन नहीं कर सकते आप, तो राज्य को सीमित कर दिया उसने, किसने? संविधान ने। संसदीय शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण। तो विधायिका जो होती है, जो कि कानून बनाती है संसद, उसका कार्यपालिका यानी लोकसभा का जो मंत्रिपरिषद होता है उस पर नियंत्रण होता है उसका। तो विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। कार्यपालिका को मंत्रिपरिषद कहते हैं। विधायिका विशेषकर लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो कार्यपालिका विधायिका के प्रति, जो कि लोकसभा है विधायिका, तो कार्यपालिका जो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। बस इतना याद रखिएगा बस। भारत में शासन की इसी प्रणाली को अपनाया गया है। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था या राष्ट्रपति शासन व्यवस्था, इसमें कार्यपालिका सर्वोच्च होती है। इसमें कार्यपालिका सर्वोच्च होती है, एकल कार्यपालिका होती है। यूएसए में अपनाया गया है, ये है अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था क्या होता है भाई साहब? तो इसी व्यवस्था जिसमें शासन के कम से कम 2 स्तर हों, दोनों ही अपने स्तर पर कार्य करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इन स्तरों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है, जैसे केंद्र और राज्य संबंध भारत में। तो भारत में भी यह व्यवस्था अपनाई गई केंद्र और राज्य के लिए, संघीय शासन व्यवस्था भारत में है। ठीक है, प्रजातंत्र या लोकतंत्र, डेमोक्रेसी किसे कहते हैं? तो जनता का शासन। इसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते हैं। जनता द्वारा जनता के लिए शासन होता है। यह लोगों की बुद्धि एवं चरित्र को क्रियाशील बनाता है। रिपब्लिक या गणतंत्र, तो राष्ट्र या राज्य का जो प्रमुख है वंशानुगत नहीं होगा, उसका चुनाव जो है उसी देश के लोग करेंगे जहाँ पे गणतंत्र है। समय समय पर उसका निर्वाचन होता रहता है, तो वंशानुगत नहीं होगा राज्य प्रमुख का। सेकुलर क्या होता है भाई? तो राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य किसी भी धर्म के प्रति उदासीन नहीं होगा, राज्य किसी भी धर्म के प्रति उदासीन नहीं होगा। ठीक है, सबको मतलब अगर देखेगा तो सारे धर्मों को देखेगा, नहीं देखेगा किसी धर्म को नहीं देखेगा। राज्य सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करेगा। तो राज्य जो है सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करेगा। संप्रभु राज्य या सॉवरेन स्टेट क्या होता है? तो ऐसा राज्य जो अपने बाह्य एवं आंतरिक मामलों में निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र होता है, उसको हम सॉवरेन स्टेट कहते हैं, बिना किसी बाहरी दबाव के। तो ऐसा राज्य जो अपने बाह्य एवं आंतरिक मामलों में निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र होता है, बिना किसी आंतरिक और बाहरी दबाव के, उसको हम संप्रभु राज्य कहते हैं। अगला है लीड बैंक योजना कब आई थी? तो जो अग्रणी बैंक योजना का प्रारंभ आरबीआई द्वारा 1969 में प्रारंभ किया गया था। नरीमन समिति की, इंपॉर्टेंट है, नरीमन समिति की सिफारिश पर 1969 में इसको लाया गया था। इसमें प्रत्येक बैंक को एक जिला आवंटित किया जाता है। चयनित बैंक जिला शाख योजना बनाती है। ठीक है, इसके अंतर्गत 1989 में सेवा क्षेत्र उपागम लाया गया था। तो सेवा क्षेत्र उपागम कब आया था? तो अग्रणी बैंक योजना या लीड बैंक योजना, जो कि आरबीआई ने दिसंबर 1996 में प्रारंभ किया था नरीमन समिति की सिफारिश पर। इसमें प्रत्येक बैंक को एक जिला आवंटित किया जाता है और ये बैंक जो है जिला शाख योजना बनाती है, और इसी के अंतर्गत 1989 में सेवा क्षेत्र उपागम लाया गया था। अगला कि भारत में स्टॉक एक्सचेंज, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में की गई थी। एशिया का सबसे बड़ा और मतलब स्टॉक एक्सचेंज है। बीएसई का सूचकांक सेंसेक्स है। ठीक है, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो सूचकांक है उसको सेंसेक्स कहते हैं। बीएसई सेंसेक्स में 30 कंपनियां शामिल हैं और बीएसई ग्रीनेक्स सूचकांक में 25 कंपनियां शामिल हैं। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में। तो बीएसई में 30 कंपनियां शामिल हैं और बीएसई ग्रीनेक्स में 25 कंपनियां शामिल हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई 1992 में स्थापना हुआ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का फेरवानी समिति की सिफारिश पर। तो फेरवानी समिति की सिफारिश पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बना। और ठीक है, 1993 में सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज के रूप में इसको मान्यता दे दी। एनएसई का प्रमुख सूचकांक निफ्टी है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो है निफ्टी है, याद रखना है। एनएसई के निफ्टी में 50 कंपनियां शामिल हैं। इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज जो है एटवर्प है, बेल्जियम में। तो एटवर्प कहाँ है भाई? तो एटवर्प बेल्जियम में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1460 में स्थापित किया गया था। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निक्की है। स्टॉक एक्सचेंज बाजार पूंजी बाजार का प्रबंधन सेबी द्वारा किया जाता है। अगला तेजड़िया
मंडिया, स्टैग, इनसाइडर ट्रेडिंग, ईटीसी स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े हुए शब्द हैं। अगला राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम नेशनल नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम 1995 में प्रारंभ हुआ था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ठीक है, ग्रामीण मंत्रालय द्वारा संचालित किया गया था नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम। बीपीएल परिवार हेतु केंद्र प्रायोजित योजना थी। इस योजना के उपघटक के रूप में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना चालू की गई, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और अन्नपूर्णा योजना चालू की गई थी। पूछता है कि नेशनल असिस्टेंट प्रोग्राम, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम के अंतर्गत क्या क्या जो है उपघटक ऐसे थे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना है, विधवा पेंशन योजना है, विकलांग पेंशन योजना है और परिवार लाभ योजना है, अन्नपूर्णा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 योजनाएं इसके अंतर्गत आती हैं। वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, विकलांग योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, अन्नपूर्णा योजना। अगला है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जो IMO है, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1948 में की गई थी। जिनेवा में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान इसका गठन हुआ था। 1982 में IMO का नाम रखा गया। मुख्यालय इसका लंदन में था। हेडक्वार्टर IMO का लंदन में, याद रखिएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? तो भाई मिश्रित अर्थव्यवस्था में आप जो है निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की सहभागिता होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। औद्योगिक नीति 1948 के जरिए अपनाया गया था। इसको पंडित नेहरू द्वारा भारत में प्रारंभ किया गया था। पूछेगा आपको कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किस औद्योगिक नीति के अंदर आई थी? तो 1948 की जो थी औद्योगिक नीति, इसी के अंतर्गत मिश्रित अर्थव्यवस्था आई थी। पाकिस्तान का प्रस्ताव जो था, पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में मुस्लिम राज्य की मांग की गई थी। पाकिस्तान का प्रस्ताव जो था 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की मांग की गई थी मोहम्मद इकबाल द्वारा। ठीक है, 1933 में नाव एंड नेवर पॉम्पलेट में चौधरी रहमत अली द्वारा पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था। 1940 से लाहौर अधिवेशन में पृथक पाकिस्तान का प्रस्ताव लाया गया अध्यक्ष जिन्ना द्वारा। भारत को सिकंदर हयात खां ने तैयार किया था। तो इस प्रस्ताव को सिकंदर हयात खां ने तैयार किया था। फजलुल हक ने प्रस्तुत किया और खजीमुल्लाह द्वारा इसको प्रस्ताव को समर्थन किया गया था। ठीक है, तो ये जो है पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव था। प्रमुख मापक इकाइयाँ कौन कौन सी हैं? तो प्रकाश वर्ष दूरी की है, पार्सेक भी दूरी की है जो 3.25 प्रकाश वर्ष इस तरह से दूरी मापती है। तो पार्सेक जो है दूरी मापती है, प्रकाश वर्ष दूरी मापती है। विद्युत का शक्ति जो है वाट होता है, न्यूटन का मात्रक बल होता है, जूल कार्य बटे ऊर्जा होता है, हर्ट जो होता है आवृत्ति का है, प्रतिरोध ओम का है, एम्पियर विद्युत धारा का है, न्यूटन सेकेंड आवेग का है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण का है, नोट समुद्री समुद्री नॉट जो है नॉटिकल माइल या नॉट जो होता है समुद्री जहाज की गति है, नॉट जो समुद्री जहाज की गति होती है, नॉटिकल माइल नौचालन की दूरी होती है। कैलोरी ऊष्मा, वोल्टेज विभव, एंगस्ट्रॉन्ग तरंग दैर्घ्य, मैक उच्च गति, डेसिबल ध्वनि, पास्कल दाब, मेगावाट बिजली उत्पादन, डाप्सन ओजोन का मापन, सेल्सियस तापमान, बैरल तेल का मापक, एक बैरल में 159 लीटर होता है, बार वायुमंडलीय दाब का, क्यूसेक जो है प्रवाह की दिशा, पानी के प्रवाह की दिशा को क्यूसेक से मापते हैं। रिएक्टर मतलब भूकंप की तीव्रता रिएक्टर में मापते हैं। ठीक है, अगला लखनऊ अधिवेशन 1916 के द्वारा किया था। तो लखनऊ अधिवेशन 1916 के अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। इसमें गरम दल और नरम दल का समन्वय हुआ एनी बेसेंट के सहयोग से। कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते को कराने के लिए तिलक महत्वपूर्ण योगदान निभाए थे। तो नरम दल और गरम दल को मिलाने में एनी बेसेंट का योगदान था और कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच समझौता जो हुआ था उसका योगदान जो है तिलक को जाता है। लखनऊ समझौते के बाद सरोजिनी नायडू ने जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत की संज्ञा दी। इस सम्मेलन में तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूंगा नारा दिया था। ठीक, किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। भारत की मिट्टियाँ, तो भारत काली मिट्टी, तो भारत का कुल क्षेत्रफल 16.6% भाग जो है काली मिट्टी में है। इसे रेंगुर मिट्टी, स्व जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। बेसाल्ट लावा के अपरदन से निर्मित होती है। दक्कन ट्रैप में इसका निर्माण ज़्यादा है। तीव्र जल धारण क्षमता है इसकी। नाइट्रोजन, फास्फोरस व जैव पदार्थों की कमी होती है। फेरस, कैल्शियम और पोटेशियम और एल्युमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट तथा चूना की अधिकता होती है इसमें। ठीक है, लोहा होता है इसमें, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, एल्युमिनियम होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट व चूना की अधिकता होती है इसमें। नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थ की कमी होती है इसमें। कपास हेतु उपयुक्त है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में है काली मिट्टी का। यूपी में काली मिट्टी को करेली मिट्टी कहते हैं या करेल मिट्टी कहते हैं। नोट इसमें कि मालवा का पठार, दक्कन ट्रैप उत्तरी भाग, इसके लिए काली मिट्टी या लावा मिट्टी पाई जाती है। तो मालवा का पठार में दक्कन के ट्रैप का उत्तरी भाग जो है इसमें काली मिट्टी पाई जाती है। अगला DPSP की प्रकृति पर विभिन्न विचार कौन कौन है? तो DPSP या जो है हमारे नीति निर्देशक सिद्धांतों में पनिक्कर ने कहा था कि आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद है। पनिक्कर कहते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद है। आर्थिक लोकतंत्र कहा था किसने? BR अम्बेडकर DPSP को। नैतिक
उपदेश जो है BN राव ने कहा था कि नैतिक उपदेश है। नैतिक आर्थिक सिद्धांत GN जोशी ने कहा था नैतिक आर्थिक सिद्धांत है। पूर्ण आकांक्षा है, जेनिंग्स ने कहा था कि पूर्ण आकांक्षा है। सामाजिक क्रांति का प्राप्ति है, ऑस्टिन ने कहा था। ऐसा चेक जिसे बैंक सुविधा अनुसार भुनाएगा, KT शाह ने कहा था। KT शाह ने कहा था ऐसा चेक है जो कि बैंक सुविधा अनुसार इसको भुनाएगा या उसको, ठीक है। संविधान को जीवन देने वाली व्यवस्था जो है ML सिंघवी ने कहा था कि जीवन देने वाली व्यवस्था क्या है, DPSP है। TT कर्मचारी ने कहा था कि भावनाओं का अस्थायी कूड़ा घर जो है, TT कर्मचारी ने इसको बोला था। लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा जो है KC वेयर ने कहा था इसको, KC वेयर ने। अगला है औद्योगिक स्मार्ट शहर जो है 10 राज्यों में 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर की स्थापना की जाएगी। इसमें 2 शहर यूपी के हैं, प्रयागराज और आगरा। ऊर्ध्वपातन क्या है, तो ऊर्ध्वपातन ठोस को द्रव में बदले बिना सीधे वाष्प में बदल जाना ऊर्ध्वपातन है। ऊर्ध्वपातन करने वाले कुछ पदार्थ कौन कौन से हैं, तो अमोनियम क्लोराइड है, याद इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। आयोडीन है, नेप्थलीन है, कपूर है। सूखी बर्फ का CO2 का ठोस रूप जो है ये ऊर्ध्वपातन के उदाहरण है। तो अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, नेप्थलीन, कपूर, सूखी बर्फ, ये सब उदाहरण किसके हैं, तो ऊर्ध्वपातन के हैं। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन टेक्नोलॉजी, IST, कहाँ पे, कानपुर के कल्याणपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च कहाँ पे, तो लखनऊ में है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो टेक्नोलॉजी के मामले में हमारा जो है कानपुर ज़्यादा आ गया इसमें। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च जो है लखनऊ में है। दोनों में भारी कन्फ्यूजन हो सकता है, तो जहाँ पे रिसर्च की बात होगी IIT वहाँ पे है, तो इसमें IIT निकल जाती है, IITES निकल रहा है। तो IIT कहाँ पे, कानपुर में है, ठीक है। लखनऊ में IIT नहीं, इसलिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च जो है IISR लखनऊ में है। सदिश राशि क्या होती है, तो वे राशियाँ जिनकी दिशा होती है, दिशा की जरूरत होती है मगर परिमाण नहीं होता। सॉरी, दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, उसको अदिश राशि कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं उसको। तो आवेग में संवेग है, भार है, विस्तार है, वेग है, बल है, त्वरण है, बल आघूर्ण है, ये वेक्टर क्वांटिटी हैं या सदिश राशि हैं जिनकी सच में दिशा होती है और उनकी जो है परिमाण होता है। अदिश राशि इनकी दिशा, परिमाण तो होता है मगर इनकी दिशा नहीं होती है। द्रव्यमान है, ऊर्जा है, कार्य है, आयतन है, घनत्व है, समय है, तापमान है, विद्युत धारा है, दूरी है, गति है, इसमें नहीं था। भारत के प्रमुख शोध केंद्र कौन कौन से हैं भाई, तो भारत के प्रमुख शोध में आर्कटिक में है। आर्कटिक में हिमाद्री 2008 में एस्टेब्लिश हुआ था। बर्फ का घर कहा जाता है। इस स्विट्जरलैंड, नॉर्वे के स्वालबार्ड द्वीप में स्थित है, ठीक है। हिमाद्री आर्कटिक सागर में, ऊपर उत्तर वाले में आर्कटिक सागर में है। अंटार्कटिका में कौन सा है, दक्षिणी सागर में, दक्षिणी भाग में, दक्षिणी गंगोत्री कहते हैं इसको। मैत्री 1988 में और 2012 में भारतीय बना था, ठीक है। दक्षिणी गंगोत्री 1983 में, मैत्री 1988 में और भारतीय 2012 में। वर्तमान में मैत्री और भारतीय दो जो हमारे सक्रिय अनुसंधान केंद्र हैं। भारत में मैत्री के आसपास एक मीठे पानी की झील है जिसको प्रियदर्शनी झील बनाई गई है, मीठे पानी की झील है ये। मैत्री और भारतीय दो सक्रिय अनुसंधान केंद्र हैं, कहाँ पे, तो साउथ अटलांटिक महासागर में, सॉरी अंटार्कटिका में है, अटलांटिक महासागर में नहीं, अंटार्कटिका में है। अगला कि भारत का लक्ष्य है कि 2029 तक नया अंटार्कटिक स्टेशन मैत्री के स्थान पर स्थापित किया जाए। ध्वनि तरंगों का आवृत्ति परिसर, तो ध्वनि तरंगों का आवृत्ति परिसर कितना होता है, तो जो इंफ्रासोनिक होती है आवृत्ति उसकी 20 हर्ट्ज से कम होती है। तो 20 हर्ट्ज से कम जो है अवश्रव्य तरंगे होती है जिसको सुना नहीं जा सकता है, ठीक है। 20 हर्ट्ज से कम होती है, मानव कान नहीं सुन सकता इसको। इसका उपयोग हाथी, वेल, गेंडा, दरियाई घोड़ा, कबूतर आदि उत्पन्न करते हैं इसको। मानव हृदय में उत्पन्न होती है ये अवश्रव्य तरंगे भूकंप के आगमन से ठीक पूर्व उत्पन्न, जिससे पहले जानवरों को भूकंप के पहले का एहसास हो जाता है। तो भूकंप आने के पूर्व यह उत्पन्न होते हैं जिसके चलते जानवरों को भूकंप का सबसे पहले पता चला जाता है। अगला है ऑडिएबल या श्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंगे कितना होती है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की जो बात होगी तो उसको हम कहते हैं श्रव्य तरंगे, ऑडिएबल वेव। मानव कान सुन सकता है। सितार, गिटार, आर्गन पाइप, बांसुरी, शहनाई आदि उत्पन्न इसी से होते हैं। अगला है पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव। तो आवृत्ति इसके 20,000 से अधिक होती है, मानव कान को सुनाई नहीं देता। डॉल्फिन, चमगादड़ इसका प्रयोग करते हैं। अल्ट्रासाउंड इमेजिंग में, सोनोग्राफी में इसका प्रयोग होता है। सोनार पानी के नीचे वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है पराश्रव्य तरंगे या सोनार का। नोट है, ध्वनि की गति जो है 330 मीटर पर सेकेंड होती है। इसे डेसिबल में मापा जाता है, तो गलत, डेसिबल में ध्वनि इसको नहीं मापा जाता, ध्वनि को डेसिबल में नहीं मापा जाता भाई, ये गलत है। डेसिबल में नहीं मापा, गलत दिया है, हटा देते हैं इसको, ठीक है। इसकी सर्वाधिक गति ठोस में या सॉलिड में होती है, किसकी, ध्वनि की। सिटी स्कैन में यक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सिटी स्कैन में यक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है।
ऊर्जा या करंट का परिवर्तन करने वाला डिवाइस जो होता है, तो विद्युत मोटर या इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। किस पे कार्य करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है विद्युत मोटर। डायनोमो क्या होता है, डायनोमो तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनोमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। रेक्टिफायर क्या होता है, तो एसी को डीसी करंट में बदलता है रेक्टिफायर। इन्वर्टर डीसी को एसी में बदलता है, तो इन्वर्टर जो है डीसी को एसी में बदलता है, और रेक्टिफायर जो होता है एसी को डीसी में बदलता है। ठीक है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, तो एसी वोल्टेज का उपचयन मतलब कि स्टेप अप करता है, और अपचयन स्टेप डाउन करता है। तो जो ट्रांसफार्मर होता है एसी वोल्टेज का स्टेप अप करता है, या अपचयन या स्टेप डाउन करना इसका कार्य है। नोट है, मोबाइल चार्जर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उदाहरण है। जो मोबाइल चार्जर हमारा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उदाहरण है। इंपॉर्टेंट में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। मोबाइल चार्जर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का एग्जाम्पल। अगला है अशोक के प्रमुख शिलालेख में वर्णित विषय। तो पहले में इसमें पशु बलि की निंदा की है। मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख जो है दूसरे अभिलेख में है। तीसरे में है इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे 5वें वर्ष उपरांत दौरा करें। इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि अपने क्षेत्र में वे हर 5वें वर्ष जाकर दौरा करें। चौथे में क्या है, तो भेरी घोष की जगह पे धम्म घोष की घोषणा की इन्होंने। 5वां धर्म महामात्रों की नियुक्ति की 5वां में। 6वां में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी इसमें। 7वां और 8वां में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है, 7वां और 8वां में। 9वें में सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वें में अशोक के आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 11वां है धम्म की व्याख्या की गई है, तो 11वें में धम्म की व्याख्या की गई है। 12वां में स्त्री महापात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात की गई है कि स्त्री महामात्रों की नियुक्ति होगी और सभी प्रकार के विचारों का सम्मान किया जाएगा। 13वां है कलिंग युद्ध का वर्णन और 5 यवन राजाओं के नाम का उल्लेख है जहां पे उसने धम्म प्रचारक भेजा था। 14वां है कि अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। ठीक है। स्पेस से जुड़े प्रमुख संस्थान, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ पे है, IRS देहरादून में है। राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग इमेजिंग कहाँ पे है, तो हैदराबाद में है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में है। भारतीय अनुसंधान इसरो जो है बेंगलोर में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो बेंगलोर में, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो तिरुवनंतपुरम में है। इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा है हासन कर्नाटक में है। भारत की अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ, तिरुवनंतपुरम में है। भारत का अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम में है। सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में है। आयोडीन 131 थायराइड सक्रियता में यूज होता है। सोडियम 24 रक्त व्यतिक्रम में इसका उपचार के लिए इसका प्रयोग होता है। फास्फोरस 32 श्वेत रक्त का उपचार करने में इसका होता है। कोबाल्ट 60 कैंसर के उपचार में इसका यूज होता है। पंचायत चुनाव में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण लागू नहीं होगा क्योंकि यहाँ अनुसूचित जातियाँ नहीं पाई जाती। ठीक है। तो पंचायती चुनाव में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण लागू नहीं होगा क्योंकि यहाँ अनुसूचित जातियाँ नहीं पाई जाती हैं, सब अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती हैं यहाँ पे। प्रमुख जनजाति और उसका क्षेत्र कहाँ पे है, तो खिरगिज जो है मध्य एशिया में पाया जाता है। बुशमैन कालाहारी में पाता है। एनू जापान में है। बद्दू अरब में है। बेद्दा श्रीलंका में है। मसाई जो है केन्या में है। सिमांग सकाई और मलेशिया में है। पिग्मी कांगो की बेसिन में। पिग्मी ओबेरीजिन्स कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में है। एस्किमो उत्तरी कनाडा में है। हौसा फुलानी नाइजीरिया में। हौसा और फुलानी जनजाति कहाँ रहती है, तो नाइजीरिया में रहती है। जारवा अंडमान निकोबार में रहता है। 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो अब मैं पापा मतलब असमिया है, असम तरफ बंगाल है। ठीक है। मराठी है। पाली भाषा है, प्राकृत है। तो असमिया, बंगाली, मराठी, पाली, प्राकृत। असमिया, बंगाली, मराठी, पाली, प्राकृत भाषा को दिया गया है। आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बताना है क्या है, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 69 में चला। मद्रास की संधि पे समाप्त हो गया। हैदर अली और अंग्रेज गवर्नर बर्लस्ट के बीच में, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 में जा मैंगलोर की संधि के साथ हैदर अली और अंग्रेज वारन हेस्टिंग के बीच में हुआ था मंगलोर की संधि। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। टीपू सुल्तान और अंग्रेज लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच लड़ाई संधि के द्वारा समाप्त हुई। चतुर्थ आंग्ल मैसूर 1779 से 99 टीपू सुल्तान और अंग्रेज लॉर्ड वेलेजली के बीच टीपू की हार हुई और युद्ध में वह मारा गया। मैसूर शक्ति का पतन हो गया इसी समय। ठीक है। अगला प्रमुख कटौती प्रस्ताव, तो नीति कटौती प्रस्ताव क्या होता है, बजट की मांग को घटाकर 1 रुपये कर दिया जाए।
तो बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए। एक प्रमुख नीति कटौती प्रस्ताव है। सांकेतिक कटौती पुरस्कार, तो बजट की मांग में 100 रुपये कम कर दिया जाए। तो 100 रुपये कम कर दिया तो सांकेतिक कटौती प्रस्ताव है। मिति व्यय कटौती प्रस्ताव, बजट की मांग में एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाए। ठीक है, कटौती प्रस्ताव को लोकसभा में लाया जाता है केवल। नोट है कि कटौती प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। प्रमुख संसदीय समितियां कौन कौन है भाई? तो लोक लेखा समिति का गठन 1921 में हुआ था। किसमें? तो 1919 के जो मेंटेगू जोन्स पर सुधार था, इसी के अनुसार जो है ये लोक लेखा समिति आई थी। सबसे पुरानी समिति है। कुल 22 सदस्य हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। कार्यकाल इनका 1 वर्ष होता है। इंपॉर्टेंट है, 1 वर्ष का होता है। अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। सामान्यतः विपक्ष का नेता बनता है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष। विनियोग लेखा व सीएजी की रिपोर्ट की जांच करता है। ये कैग इसकी बैठक में भाग ले सकता है। अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को देता है। ये कौन? तो ये समिति जो है लोकसभा के स्पीकर को अपनी रिपोर्ट देगा, लोक लेखा समिति। अगला, प्राक्कलन समिति की स्थापना 1950 में हुई। जान मथाई की सिफारिश पर सबसे बड़ी समिति है। कुल 30 सदस्य हैं, सभी लोकसभा के हैं। कार्यकाल 1 साल का है। अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करेगा। समानता सत्ताधारी पार्टी के इसके अध्यक्ष होते हैं। मित व्ययी कार्यकुशलता और प्रशासन में सुधार की जांच करने के लिए इसको बनाया जाता है। सरकारी उपक्रम समिति 1964 में बना था। ये कृष्ण मेमन समिति की सिफारिश से बना था। कुल सदस्य 22 हैं, 15 लोकसभा से हैं, 7 राज्यसभा से हैं। कार्यकाल 1 वर्ष का है। अध्यक्ष नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। सरकारी उपक्रम के लिए सीएजी की रिपोर्ट की जांच करता है ये। नोट है कि इस समितियों में किसी भी मंत्री को बतौर सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाता। सदस्यों का चयन एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। सरकारी उपक्रम समिति में राज्यसभा के सदस्य को अध्यक्ष नहीं चुना जाता। तो सरकारी उपक्रम समिति में राज्यसभा के सदस्य को अध्यक्ष नहीं चुना जाता कभी भी। ठीक है, तो ये पूरा जो है फैक्ट था। तो इसको चलिए हम लोग देख लिए हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।